हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। ये है हमारा चैनल और मैं हूँ प्रोफेसर करण अग्रवाल। आप लोग देख रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का रिवीजन सीरीज, जहाँ पर मैं आपका ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उसको आपके लिए बहुत ही आसान, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये जो लेक्चर्स ऑफ मैनेजमेंट है करण सर द्वारा, आकाश अग्रवाल क्लासेस द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे। अब तक हम लोग पावर, अथॉरिटी, डेलीगेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये देखने वाले हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, एमसीक्यू जो है, वो जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। कॉन्सेप्ट्स है सारे, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से आज समझ में आ जाएंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ भी पहले रीड करने से पहले मैं शॉर्ट में आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और या छोटा ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी जो है, पावर जो है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है, वो दो तरीके से हैंडल की जा सकती है। एक तो सेंट्रलाइज तरीके से और एक दूसरा जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से। अभी एक्सट्रीमली सॉरी, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू क्या है? जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पूरा का पूरा डिसीजन लेने का अथॉरिटी हो और उसके अलावा बाकी किसी के पास भी, ऑर्गेनाइजेशन में बाकी किसी के पास भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी ना हो, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर क्या हो रहा है? ओनली टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस लेने का काम कर रहा है। एंड फिर वो जो टॉप मैनेजमेंट है, वो समझो आप ये ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की समझो, एक चार्ट है समझो। इसके अंदर यहाँ पर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिसको मैं लिख देता हूँ टॉप मैनेजमेंट, टीएम। अभी ये टॉप मैनेजमेंट, सारा पावर जो है इनके पास ही फोकस किया गया है, इनके पास ही कॉन्सेंट्रेट किया गया है। एंड ये लोग बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का काम कर रहे हैं। सारा प्लानिंग, सारा पावर, सारी अथॉरिटी कहाँ पर फोकस की गई है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, सेंट्रल अथॉरिटी के पास, कि वही सारे पॉलिसीज बनाएंगे, वही सारे प्लान्स बनाएंगे, वही सारे डिसीजंस लेंगे, सारा काम वही देखेंगे। बाकी लोगों को वो सिर्फ डिसीजंस बताएंगे और बाकी के लोग जो है सिर्फ काम करेंगे, डिसीजंस फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन। इसके पूर्ण तरह विपरीत, इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका कंप्लीट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां पर क्या होता है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्प्रेड किया हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर हायरार्की बना हुआ है, इसके नीचे समझ लीजिए आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारे सारे मैनेजर्स हो यहाँ पर, एंड फिर उसके नीचे हो सकता है हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स हो। यस, इनके नीचे बहुत बड़ा टीम हो काम करने का। तो डिसीजन लेने का अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये लोग अपना काम करते हैं अपने डिसीजंस लेकर, अपने दायरे में, अपने लिमिटेशंस में रहकर। ये लोग अपने डिसीजंस लेते हैं अपने दायरे में रहकर। टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेता होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट जो है वो कुछ करना है या नहीं करना है, नया पॉलिसी मैटर कुछ तो भी बनाना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता होगा। एंड फिर बाकी के जो रूटीन के डिसीजंस है, वो रूटीन के डिसीजंस लेने की अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट में नीचे के लेवल तक जो है वो अथॉरिटी दी गई है, जिससे क्या होता है, काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नीचे के लेवल पर लोग भी अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी होती है उनके पास। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये बेसिक डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन में पावर पूरा, अथॉरिटी पूरी कॉन्सेंट्रेट की गई है सिर्फ मैनेजमेंट के पास। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी डिसीजंस लेने की, काम करने की जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है इवन तरीके से।
ऑल्दो डिसेंट्रलाइजेशन में भी टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी ज्यादा ही होती है। ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, उनके पास अथॉरिटी अभी भी बहुत ज्यादा ही है, बट उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए डिसीजन लेने की अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर मुझे पूछा जाए तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बुरा है, ये जब बच्चे बहुत बार फिजिकल क्लास में मुझे सवाल करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए बेटा, सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट गुड डिसेंट्रलाइजेशन, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड सेंट्रलाइजेशन। मतलब अगर आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो उसके लिए अच्छा टॉप मैनेजमेंट, अच्छा सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें गो हैंड इन हैंड। मतलब अच्छा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के लिए कि सारी जगहों पर, सारे लेवल्स पर जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसके लिए हमारा टॉप मैनेजमेंट का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर सेंट्रलाइज अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अच्छे गाइडलाइंस बना रहे हैं, वो अच्छे पॉलिसीज बना रहे हैं, एंड फिर नीचे के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से काम कर करके डिसीजंस ले लेके जो है ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए अच्छा सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, बोथ गो हैंड इन हैंड। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन हो सकता है छोटे लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे स्केल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बड़े लाइंस ऑफ प्रोडक्शन है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, ज़्यादा बड़ा काम है, जोग्राफिकली ज़्यादा स्कैटर्ड काम है, तो वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन ही ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। आई होप ये आपका इंट्रोडक्शन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का आपको समझ में आया होगा। इससे फिर क्या है, हमारा आगे काम आसान हो जाएगा, राइट। आपको पता ही है कि करण सर जो है अपने तरीके से पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, एंड फिर उसके बाद जो है हम मॉड्यूल में से जो है रिफर कर करके जो है देखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो ये था हमारा बेसिक्स डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का, यही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। Centralization and decentralization are opposite terms. They refer to the location of decision making authority in the organization. Decision लेने की अथॉरिटी कहाँ पर लोकेटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही ये सारी की सारी अथॉरिटी लोकेटेड, तो वो सेंट्रलाइजेशन है, सॉरी। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सब जगह परकुलेट हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो डिसेंट्रलाइज है, राइट। कुछ डेफिनेशंस आपके लिए फटाफट रीड कर दूंगा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। Centralization implies the concentration of authority at top level of the organization, while decentralization means dispersal of authority throughout the organization. Very important, decentralization मतलब dispersal of authority, authority distribute की गई है। Centralization मतलब concentration of authority at the top level management only। ये definition आप लोग याद रखेंगे, right? सेंट्रलाइजेशन जो है मैंने आपसे बताया कि छोटे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जो है सूटेबल रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए फिर सिस्टमेटिकली आपको हायरार्की बनाना ज़रूरी है, रोल्स डिफाइन करना ज़रूरी है, अथॉरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो भी आसान हो जाता है, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। देखो मैंने आप लोग से कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्स अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग लोअर लेवल्स एंड एडुकेट कंट्रोल ओवर देम। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, किसमें, एक तो कितनी अथॉरिटी दी गई है लोअर लेवल को वो, एंड दूसरा उसको कंट्रोल भी करना है। सिर्फ अथॉरिटी देकर नहीं चलने वाला है, उसको कंट्रोल भी करना है, और कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहिए, राइट। हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट को अथॉरिटी तो दे दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अथॉरिटी, लेकिन उसके ऊपर वॉच रखना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, हमको देखना है कि डिविएशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, काम अच्छी तरीके से एज पर प्लान प्रोसीजर चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिसके लिए फिर अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, राइट। तो ये था बेसिक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अभी हम लोग देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपने देखा था डेलीगेशन क्या था, डेलीगेशन वाज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग अथॉरिटी टू समवन एल्स, जहां पर मैनेजर, डेलीगेशन बेसिकली रिलेशन है किसके बीच में, मैनेजर, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जहां पर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सौंप रहा है किसी और को, अपने सबॉर्डिनेट को। यहाँ पर डेलीगेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है।
ये रिलेशन डेलीगेशन का है दो लोगों के बीच में, एक मैनेजर है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट है। डेलीगेशन में क्या किया था हमने? डेलीगेशन में हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को जो है दे दी थी और डेलीगेशन खत्म हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो है एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो जाकर डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देकर होता नहीं है, एट ऑल लेवल्स होना चाहिए। काम वही है लेकिन एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ दो लोगों के बीच का रिलेशन नहीं है, जबकि डेलीगेशन दो लोगों के बीच का रिलेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। Decentralization is much more than delegation. Delegation में there is transfer of authority from one individual to another, yes or no? But decentralization implies diffusion of authority throughout the organization. Diffusion, dispersal, सब पूरे organization में spread हो रहा है। क्या? Dispersal of authority, giving of authority. Delegation में सिर्फ एक से दूसरे तक ही जा रहा था, limited था। दो लोगों के बीच में मैंने आपको काम दे दिया, डेलीगेशन खत्म हो गया। भले ही बाकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फिर सेंट्रलाइजेशन हो, वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, ये बेसिक डिफरेंस है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इज गिविंग ऑफ अथॉरिटी, whereas decentralization is the end result which is achieved when delegation is systematically repeated at all levels up to the lowest level. डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी है डेलीगेशन में, सिर्फ आपने अथॉरिटी एक को दे दी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन हर लेवल पर होना चाहिए। बात को समझिए, एक पर्सन ने दूसरे को काम दे दिया, ये हो गया डेलीगेशन, ये हो गया डेलीगेशन। इसको अथॉरिटी दे दी, इसको जिम्मेदारी दे दी, ये हो गया डेलीगेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ये सेम चीज होनी चाहिए बट एट ऑल लेवल्स होनी चाहिए। सिर्फ एक ही लेवल पर ये होगा तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये सेम एक्टिविटी चाहिए बट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सिंपल है। डेलीगेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन फुलेस्ट पॉसिबल डेलीगेशन इज मेड। जब तक पूरा ऑर्गेनाइजेशन टॉप से लेकर लोएस्ट लेवल तक नहीं हो जाता है डेलीगेशन, तब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकते। इन डेलीगेशन कंट्रोल रेस्ट एंटायरली विद द सुपीरियर। अभी भी आपको याद है अकाउंटेबल, जो सबऑर्डिनेट था ही और शी वाज अकाउंटेबल टू द सीनियर, टू द मैनेजर। बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में द टॉप मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर only the overall control and delegates authority for day-to-day control to the departmental manager. Decentralization में टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, ओवरऑल कंट्रोल है, सिर्फ वो अपने हाथ में रखा हुआ है। बाकी डेली रूटीन का जो काम है वो सारे मैनेजर्स को दिया हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ही इतना बड़ा है। हो सकता है नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो सकता है नंबर ऑफ वेयर हाउसेज हो, अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो, तो वहाँ पर हर जगह पर टॉप मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल नहीं रख सकता है। ओवरऑल कंट्रोल रखता है, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स रखता है, बाकी सारा जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नीचे दे देता है। डेलीगेशन इज अ मस्ट फॉर मैनेजमेंट एज सबऑर्डिनेट्स मस्ट बी गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। बट डिसेंट्रलाइजेशन तो एक फिलोसफी, एक सोच है। मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हूँ, मेरी सोच है कि यार सबने अपना अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए, सबको अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। तो मैंने सब डिसेंट्रलाइजेशन बना दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। मेरी सोच अगर है कि नहीं यार सब लोगों ने मेरे पास ही आना चाहिए, सारा पावर मेरे पास ही होना चाहिए, सारे डिसीजन मैंने ही लेने चाहिए, तो फिर मैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दूंगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन एक बेसिकली सोच है ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिसेंट्रलाइज ही रहेगा या सेंट्रलाइज ही रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। Delegation is a technique of management used to get things get done through others, whereas decentralization is both a philosophy of management and a technique. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। डेलीगेशन एक टेक्निक है, एक तरीका है काम करवा कर लेने का, whereas डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीका तो है ही, साथ ही में एक सोच है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में कहा था कि अगर मेरी सोच है कि मुझे डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना है, लोगों को अपना काम करने की आज़ादी देनी है, फ्रीडम देना है, डिसीजंस लेने की अथॉरिटी देनी है, तो मैं डिसेंट्रलाइजेशन रखूंगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मेरी सोच हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। डेलीगेशन एक तरीका है, डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके के साथ साथ एक सोच भी है।
राइट। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बेसिकली हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ही देखने वाले हैं आज के टॉपिक में कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, देखिए फटाफट। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स, अगर एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, दे आर फ्री कि वो अपना काम खुद देख सके। वो जो डेली रूटीन के काम में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, अपनी एनर्जी ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए इंपॉर्टेंट काम देख सके, डेवलपमेंट का काम देख सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडवांटेज बन जाता है। फिर मोटिवेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, अभी सबऑर्डिनेट्स के पास मिडिल लेवल या टॉप लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट में हर आदमी के पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाकी सारे लोअर लेवल मैनेजर्स के पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, अपना काम खुद के हिसाब से करने का जो है, दो लिमिट्स के अंदर लेकर, लेकिन अपने तरीके से इंप्लीमेंट करने के उनके पास अधिकार है। तो इससे क्या होता है, हाईली सेटिस्फाइंग जॉब का माहौल हो जाता है, मोरल जो है वो अप रहता है, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। उनको दिखता है कि हमने डिसीजन लिया, उससे इम्पैक्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक जो है मोटिवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का जो है बहुत अप रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर रिलेशन जो है ऑब्वियसली मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ जो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बना हुआ रहता है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है क्विक डिसीजंस। अभी बात को समझिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो काम के बहुत नज़दीक है, इनको बार बार जो है टॉप लेवल मिडिल लेवल के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको डिसेंट्रलाइज्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बना कर दिया हुआ है, जहाँ पर वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प होता है क्विक डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो उससे क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉसिबल हो जाता है। फिर आता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है फिलॉसफी बना हुआ है, तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको सबको अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं, उनके मैनेजर्स है, उनको अथॉरिटी दी गई है डिसीजन लेने की, अपने हिसाब से काम करने की। यहाँ पर बहुत सारा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है, फिर क्या हो जाते हैं, वो compete करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ साथ कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो रहा है, कौन टारगेट्स जल्दी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कम्पिटिटिव माहौल बन जाता है, अच्छा करने का जो है एक माहौल बन जाता है। उससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर ग्रो होना, एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे नीचे के लेवल पर जो है मैनेजर्स पैदा कर रहे हैं, सबको डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के डायरेक्शन में लेकर चला जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, व्हेन अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, सबऑर्डिनेट्स गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ओन जजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, तब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनके पास अधिकार आ जाता है कि वो खुद के जजमेंट के हिसाब से काम कर सके। आपको याद है डिस्क्रिप्शन पढ़ा था हम लोगों ने कल के लेक्चर में। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो खुद उनके मैनेजरल स्किल्स जो एक्सरसाइज करना स्टार्ट होते हैं, फिर वो लर्न करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली होती है, तब हमें सक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारे पास नीचे मैनेजर्स रेडी है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो खुद काम हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो फिर वो ऊपर के पोस्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन भी सॉल्व हो जाता है, एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट भी हो जाता है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज वाइडर एंड देयर आर फ्यू हायरार्किकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर कम्युनिकेशन सिस्टम बिकम्स मोर इफेक्टिव। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया था, जस्ट अ मिनट, ये देखिए अभी यहाँ पर ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ मैनेजमेंट हर जगह पर स्प्रेड हो चुका है, ये भी एक मैनेजमेंट है, ये भी एक मैनेजमेंट है, ये भी एक मैनेजमेंट है। वाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, हर जगह पर मैनेजमेंट होने की वजह से कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लस हर लेवल पर जो है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट वो बहुत ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है उस चीज़ को। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है।
efficient supervision and control. Managers at lower levels have adequate authority to make changes in the work assignments, to change production schedules, to recommend promotions and to take disciplinary action. सिंपल भाषा में ये जो लोअर लेवल पर मैनेजर्स जो है प्रेजेंट है वो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, तो ये छोटे मोटे रूटीन के डिसीजंस खुद होकर ले सकते हैं। उनके पास वो अधिकार आ गया है, वो पावर आ गया है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि ये छोटे मोटे प्लान चेंज करना है, शेड्यूल चेंज करना है, किसी को हायर करना है, किसी को निकालना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग तरीके से करना है, कुछ भी चीज़ है जो रूटीन के डिसीजंस है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर वो अपना डिसेंट्रलाइज होने की वजह से अपना अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। फिर therefore more effective supervision can be exercised, control can be made effective by evaluating the performance of each decentralized unit in the light of clear and predetermined standards। अभी क्या होता है, क्योंकि सारे यूनिट जो है ये अपने अपने काम कर रहे हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं, तो इनके ऊपर वॉच रखना या कंट्रोल एक्सरसाइज करना टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार ये लोग अपने जो भी नॉर्म्स है या स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको वॉच रखना बहुत इजी हो जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, राइट। कंट्रोल एक्सरसाइज करना है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम, एट दी एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ना हो, लेकिन उसमें फिर भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So decentralization facilitates management by objectives and self control। So ये एक बहुत important advantage है decentralization का, right? I hope advantages of decentralization आपको समझ में आए होंगे, right? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग disadvantages of decentralization। कैसे हम लोगों ने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेजेस है, बट सिंस कोई भी चीज़ के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अभी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देखो एक्सपेंसिव क्यों है, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया ना, हर लेवल पर मैनेजर्स चाहिए ना, मैनेजर्स चाहिए तो पगार चाहिए, डिसेंट्रलाइज यूनिट बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए सिस्टम बैठाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को, हर यूनिट को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, उतना फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, उतना मैन पावर चाहिए, उतने एफिशिएंट मैनेजर्स चाहिए, तो हर चीज़ को पैसा लगता है बाबा, तो ये एक्सपेंसिव काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस। इसीलिए क्या बोला जाता है, अ डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप इज बेटर सूटेड टू लार्ज एंटरप्राइजेस। बड़ा एंटरप्राइज रहेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, टर्नओवर ज़्यादा है, प्रॉफिट लेवल ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर डिसेंट्रलाइज यूनिट सूटेबल होता है, क्योंकि वो कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन एंजॉयज सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फ्रीडम। ये तरीके में, डिसेंट्रलाइज तरीके में काम करने में क्या होता है, हर यूनिट को, हर डिपार्टमेंट को अपना खुद का थोड़ा सा आज़ादी दिया गया है, तो वो अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हो सकता है प्रोडक्शन वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, स्टोर्स वाला अपने हिसाब से, डिस्पैच वाला अपने हिसाब से, परचेज वाला अपने हिसाब से, तो क्या होना चालू हो जाता है कि यहाँ पर क्लैशेज होने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन माल बनाया जा रहा है, स्टोर्स वाले के पास जगह नहीं है, डिस्पैच वाला काम नहीं कर रहे, तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि सब अपने अपने प्रोसीजर्स, अपने अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। माल परचेज वाला लेगा, प्रोडक्शन वाला बनाएगा, स्टोर वाला रखेगा, डिस्पैच वाला जो है वो डाल कर आएगा या सेल करेगा, वॉट एवर इट में भी, यूनिफॉर्म तरीके से काम होगा तो जो है काम अच्छी तरीके से होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्योंकि सब अपने अपने प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी जो है बहुत बड़ा मार खा जाता है। नैरो प्रोडक्ट लाइंस, हमने पहले देखा कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा स्केल का नहीं है, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर प्लांट्स वगैरह है, ऐसी जगहों पर डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल है। लेकिन जहाँ पर नैरो प्रोडक्ट्स लाइन है, तो
तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन से जो है केओस बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर नैरो प्रोडक्ट लाइंस। फिर देखो एक और डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल when there is lack of competent managers at lower levels। अगर नीचे के लेवल पर efficient managers नहीं है, competent managers नहीं है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन करना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में आपको डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है, मतलब आपको मैनेजर्स को काम करने की, डिसीजन लेने की जो परमिशन दी गई है, अथॉरिटी दी गई है। अगर मैनेजर्स ही एफिशिएंट नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्क नहीं करेगा। फिर आता है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। Decentralization may not be possible due to external factors like market uncertainties, trade union movement, government intervention वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल क्लाइमेट अगर बिगड़ता है तो लोअर लेवल के पास उतना अथॉरिटी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए, करवाने के लिए। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर फिर डिसएडवांटेज हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन को। अचानक से मार्केट ट्रेंड बदली हो जाता है, गवर्नमेंट का कोई नया पॉलिसी आ जाता है, कुछ भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंजेस में डिसेंट्रलाइज यूनिट काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक अनदर डिसएडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का, राइट, क्योंकि उनके पास भी तो लिमिटेशन है ना अथॉरिटी की, तो वो बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाता है, राइट। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। While deciding the degree of decentralization in a particular organization, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड। नंबर 1, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, छोटा है, स्मॉल स्केल है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का कोई भी आवश्यकता नहीं है। साइज के हिसाब से डिटरमाइन हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ मैन पावर, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी हो जाएगा काम हैंडल करने के लिए, काम मैनेज करने के लिए। सिंपल है क्या? नहीं है। फिर डिस्पर्सल ऑफ ऑपरेशंस, डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशंस। अगर बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में काम फैला हुआ है, फॉर एग्जांपल आप देखिए एफएमसीजी कंपनी, आईटीसी कंपनी देखिए, हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर कंपनी देखिए, अभी ये ऑल ओवर पैन इंडिया काम कर रहा है, मतलब 2 टायर सिटीज, 3 टायर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, गांव में, खेड़ों में, हर जगह पर इनका माल जा रहा है, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। तो ऐसी जगहों पर, और साथ में प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे जगहों पर काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है, क्योंकि डिस्पर्सल ऑपरेशंस बहुत सारे हैं। माल लाना है, पैक करना है, रीपैक करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, होलसेलर्स तक, होलसेलर्स से ट्रेडर्स तक, जो है रिटेलर्स तक जाना चाहिए, पेमेंट आना चाहिए, स्टॉक देखना है, परचेज देखना है, वगैरह वगैरह, लॉजिस्टिक्स देखना है, दुनिया भर का चीज़ है। तो ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, एक ही जगह पर एक ही बिल्डिंग है, छोटे से एरिया में फैला हुआ है, तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन चल जाएगा। डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंपनी हैविंग सेवरल डाइवर्स प्रोडक्ट्स लाइन, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंपनी काम कर रही है। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज दुनिया भर के अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट ओनली नेसेसरी बट ऑल्सो बेनिफिशियल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेगा। जहां पर बहुत सारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, सिर्फ नेसेसरी नहीं है। हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट्स इन सेंट्रलाइजेशन, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज। हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट्स इन सेंट्रलाइजेशन। अगर हमने स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, सबके लिए सेम पॉलिसी बनाकर रखी हुई है, सेम प्रोसीजर्स है, सेम स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग सेंट्रलाइज तरीका काम अपना रहे हैं। इसका मतलब क्या कि मेरा यूनिट फॉर एग्जांपल पुणे में चला रहा हूँ, मेरा हेड ऑफिस समझो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली वाले हेड ऑफिस ने मुझे बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बनाकर दिया हुआ है, मुझे वही प्रोसीजर फॉलो करके अपना काम करना है। तो ये सेंट्रलाइज तरीका हो गया क्या नहीं, कि मैं उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, राइट। सो हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सोनेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने पहले भी देखा। अगर इनएफिशिएंट पर्सनल है, अगर मैनेजर्स एफिशिएंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चलने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमें कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है, तो जाकर वो मैनेजर्स की पोजीशन ले पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे, काम कर पाएंगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन।
लैक ऑफ ट्रेंड एग्जीक्यूटिव्स विल रिस्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइजेशन। हमको पता है कि यार हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे ऑफिसर्स, मैनेजर्स जो है ट्रेंड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन में काम कर ही नहीं सकते। वहाँ पे हमको फिर पावर जो है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। आउटलुक ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अभी टॉप मैनेजमेंट जो है वो बिलीव करता है फ्रीडम में, वो बिलीव करता है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में, अथॉरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो फिर वो क्या करेगा, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करेगा। अगर टॉप मैनेजमेंट का आउटलुक है कि नहीं, पावर हमारे पास होना चाहिए, अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, तो वो सारा पावर फोकस करेगा, अपने पास कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। तो कौन से फैक्टर ने डिटरमाइन किया सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? आउटलुक ऑफ द टॉप मैनेजमेंट है क्या नहीं है, येस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग फील्ड्स स्पोर्ट्स खेलते होंगे या ग्रुप्स में काम करते होंगे उनको ये पता होगा। सॉरी, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। महेंद्र सिंह धोनी सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करता है, रोहित शर्मा डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। आगे टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब मैं समझाऊंगा मैंने ये रीज़न क्यों दिया था, राइट। चलो अभी सीएसके और मुंबई के फैंस जो है वो उनका आर्गुमेंट चालू हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। अच्छे दोनों ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट का जो आउटलुक जो है वो डिटरमाइन करता है कि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है या डिसेंट्रलाइज है। नेचर ऑफ फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस है, छोटे मोटे फंक्शंस है, स्टाफिंग वाले फंक्शंस है जो या फाइनेंस वाले फंक्शंस है। तो ये बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि पर्सनल, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ये जो थोड़े से सेंट्रलाइज रहते हैं। जो बड़े बड़े फंक्शंस है जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, सेल्स है, ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज रहते हैं। तो इसके ये एग्जांपल्स है, ये आपको पता रहने चाहिए। नेचर ऑफ फंक्शन ने डिटरमाइन किया सेंट्रलाइज कौन सा है, डिसेंट्रलाइज कौन सा है। कम्युनिकेशन सिस्टम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशन यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा इनएक्टिव है, इनएफेक्टिव है, एफिशिएंट इनफ नहीं है, तो वहाँ पर हमने सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। हमें पता है यार हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पर इट इज़ बेटर कि आप सेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी अपनाओ। प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर, if the organization has clear objectives and policies, superiors are more willing to allow the subordinates to make decisions independently. very important। अगर हमारे objectives, plans, policies जो है वो बहुत clear है, बस फॉलो करने हैं, तो वहां पर सबऑर्डिनेट्स को जो है बहुत सारा इंडिपेंडेंट फ्रीडम दे दिया जाएगा, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, राइट। उससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर एक अच्छा हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है कि भाई आप आपका काम करो, आपको प्लान पॉलिसी बनाकर दे दिया है, आप आपका काम करो, आप रूटीन के डिसीजंस लेते रहो। हम लोग ऊपर से पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में, सुपरविजन हमारे हाथ में। कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम आपको उसमें करेक्टिव एक्शन करके दे देंगे। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। किसके वजह से पॉसिबल हुआ, एक साउंड कंट्रोल सिस्टम के वजह से पॉसिबल हुआ। कि मम्मी बोल रही बेटा तू खाना बना किचन में, चिंता मत कर, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं देख लूंगी, तू तेरा काम करते रहे, तू देख ले तुझे क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना बनाना है। कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा वॉच है उसके ऊपर, जब भी प्रॉब्लम आएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम होने के वजह से डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प हो गया। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिचुएशन, देखो बिजनेस एक बहुत अनसर्टन काम है, बेसिकली कोई भी धंधा हो, बड़ा हो या छोटा हो, बहुत ही अनसर्टन तरह की चीज़ है। अगर अनसर्टनिटीज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आता है, राइट। वो डिसीजंस ले सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिसीज चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी के वजह से जो है सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा हो जाता है। अगर ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है, रूटीन एक्टिविटी है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसने डिसाइड किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन ने डिसाइड किया। समझ में आपको सारे 10 फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन, आई होप ये समझ में आए होंगे आप लोगों को। यस, कैसे ये वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना है, राइट। फिर पर्पसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अभी हम लोग उल्टा देख रहे हैं। इतनी देर से हम लोग देख रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन, अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस फॉर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से क्या होने वाला है, सेंट्रलाइजेशन विल फैसिलिटेट पर्सनल लीडरशिप। अगर एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, पावर जो है कॉन्सेंट्रेट किया गया है एक ही लीडर के पास, तो वहाँ पर क्या हो रहा है,
डे इन एंड डे आउट वही लीडरशिप ग्रुप या वही अकेला लीडर सारे डिसीजंस ले रहा है, हर जगह पे इन्वॉल्व है, राइट। तो वो अपने सोच, अपने जजमेंट, अपनी बुद्धि, अपने एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज के हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, उसके इम्पैक्ट देख रहा है, पूरा टाइम कम्युनिकेट कर रहा है हर डायरेक्शन में। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्सनल लीडरशिप प्रोपगेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको ज़्यादा स्कोप दिया जा रहा है खुद का डिसीजन लेने का, इमेजिन करने का, क्रिएटिव होने का, रिस्क लेने का। तो यहाँ पर पर्सनल लीडरशिप को जो है उसमें जो है पूरा स्कोप दिया जाता है, राइट। लीडर्स फिर इससे बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाते हैं। टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन से आता है कोऑर्डिनेशन, यस और नो। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उन सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठा करना, एक जगह पर स्ट्रीमलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। सेंट्रलाइज्ड डायरेक्शन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर उन सारे ये सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने तरीके से एफर्ट्स ले रहे हैं, अगर इन सारे इंडिविजुअल्स को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके एफर्ट्स जो है एक लीडरशिप इनको एक जगह पर लेकर आता है, तो इनका इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ने हेल्प किया, क्या नहीं किया, यस और नो। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, देखो। इट इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑन द वेरियस यूनिट्स। इस साल का सीएसके का परफॉर्मेंस इसका प्रूफ है, ही वाज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स। वो खुद कुछ नहीं कर रहा था, वो सबको अपना अपना काम करने का फ्रीडम दे रहा था, वो सबको गाइड कर रहा था कि तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। ऑटोमेटिकली वो बाइंडिंग फोर्स बन गया था और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहा था। टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, सबको एक डायरेक्शन में, एक तरीके से, एक दिशा की ओर, एक गोल की ओर लेके जाने के लिए जो है सेंट्रलाइज तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाइंड कर रहा है। ऊपर देखा हमने, इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स, तो वो बाइंड कर रहा है, सबको जोड़ कर रख रहा है एंड एक तरीके से सबका एक्शन जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से चलाने का कोशिश कर रहा है। वेयर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इज रिक्वायर्ड, अथॉरिटी मे बी सेंट्रलाइज्ड एट द टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है चाहिए, वहाँ पर अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज चाहिए, राइट। तो ही वो एक तरह से सब लोग काम कर पाएंगे एक ही पॉलिसी को फॉलो करते हुए। सच यूनिफॉर्मिटी इज ऑफन डिजायरेबल in personnel, purchasing, advertising, etc. Therefore, authority in these tends to be centralized. Generally, authority यहाँ पर जो है इन डिपार्टमेंट्स में जो है वो सेंट्रलाइज होती है। इसको प्लीज मार्क करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेंट्रलाइजेशन का। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, सेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग एफर्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की, बहुत सारे लोग वही काम कर रहे हैं, बहुत जगह पर सेम तरीके का काम किया जा रहा है, ये नहीं होता है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर है तो फिर वहाँ पर वॉच अच्छी तरीके से, सबको काम अच्छी तरीके से दिया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छी तरीके से, गाइडेंस है पूरा, तो वहाँ पर डुप्लीकेशन जो है वो बच जाता है। उससे जो है फिर वेस्टेज बच जाता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम वगैरह वगैरह जो है वो बच जाता है। रिजल्ट्स इन अचीविंग द इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यस। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये है पर्पसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इनके लिए सेंट्रलाइजेशन जरूरी हो जाता है, राइट। फिर आगे देखते हैं इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो है, पर डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव कब हो सकता है, कौन सी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो देखना है हमें कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनके फुलफिल होने से जो मेरा डिसेंट्रलाइजेशन है वो इफेक्टिव बन जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन उसको इफेक्टिव भी बनाना है, तो वो इफेक्टिव बनने के लिए हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है, जिसमें से है पहला अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइजेशन। आपको याद होगा जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तब मैंने आपसे कहा था कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा चाहिए। अच्छा टॉप मैनेजमेंट होगा तो वो अच्छे प्लान्स, अच्छे पॉलिसीज, अच्छे प्रोसीजर्स और अच्छा कंट्रोल सिस्टम एक्सरसाइज कर पाएगा, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी के लोगों को रूटीन के काम करने, डिसीजन लेने, रूटीन के काम करने, डिसीजन लेने, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कंट्रोल सिस्टम से वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सुधार दिया जाता है, करेक्टिव एक्शन ले लिया जाता है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को चलाने के लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सच अ सीमेंटिंग फोर्स, सीमेंटिंग फोर्स कौन सा है, सीमेंटिंग फोर्स जो है सेंट्रलाइजेशन है। सीमेंट जोड़ने का काम करता है क्या, नहीं, तो सेंट्रलाइजेशन सीमेंटिंग फोर्स है। विदाउट सच अ सीमेंटिंग फोर्स द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मे फॉल अपार्ट इनटू
pieces. Why? Decentralization can be effective when there is centralized authority for overall planning and control. Top management बोलते हैं overall planning control हम करेंगे, तुम काम करो, तुम नीचे का लेवल का काम देखो, वहाँ के डिसीजंस लो, वहाँ की अथॉरिटी तुम्हारी, बाकी पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, अच्छे एफिशिएंट मैनेजर्स, कॉन्फिडेंट मैनेजर्स, टेक्निकली इक्विप्ड, टेक्निकली स्किल्ड मैनेजर्स जरूरी है क्या नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स एक्सपीरियंस इनफ नहीं रहेंगे तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, डिसीजंस लेंगे तो गलत डिसीजंस लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत केओस हो जाएगा. तो अगर हमें एफिशिएंट डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो हमें डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स बहुत जरूरी है. हाई लेवल ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स, कंपिटेंट मैनेजर्स हम लोगों को बहुत जरूरी है, तो जाकर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा. अदरवाइज हमारा डिसेंट्रलाइजेशन फेल हो जाएगा. ओपन कम्युनिकेशन, अ साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साउंड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है. क्यों? ताकि एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बना रहे सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में. ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, नीचे से फीडबैक्स जाते रहेंगे, तो ये एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है. तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम विल एनेबल द मैनेजर्स टू प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट्स. यस, उसका एडवांटेज यही है ना कि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा इतना ओपन है कि पूरा टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. तो इंस्टेंट जो है वहाँ पर फिर आपको एडवाइस मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, करेक्टिव एक्शंस लिया जा सकता है, वॉट एवर दैट मे बी. फिर आता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन चाहिए इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. अगर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नहीं होगी तो डिसेंट्रलाइजेशन ही फेल हो जाएगा. भाई प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, सेल्स वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, परचेज वाला प्रोडक्शन वाले को पूछ नहीं रहा है कि भाई तुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, तो सब कियोस हो रहा है. तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डिसेंट्रलाइजेशन टेंड्स टू क्रिएट राइवलरी एंड बिटवीन द डिविजन्स. मतलब जो भी डिपार्टमेंट डिविजन्स है उनके बीच में राइवलरी हो जाती है. वो कम्पीट करना चालू कर देते हैं रिसोर्सेज के बारे में. मुझे याद है मेरी कंपनी में एक ऐसा ही, आपको अभी बोलते बोलते मेरे वो एग्जाम्पल याद आ गया, वो इंसिडेंट याद आ गया जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा होता है. देखो, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो है, यूनिट्स जो है, वो फाइट करना चालू कर देते हैं. लिटरल फाइट नहीं, बट एक कम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रिसोर्सेज, अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं. रिसोर्सेज में पैसा आ गया, लैंड आ गया, लेबर आ गया, तो वो सब एक दूसरे से कम्पीट करना चालू कर देते हैं फॉर दैट रिसोर्सेज. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो जाता है. फिर सब अपने अपने तरीके से जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये सब चीज़ों को जो है अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट द डेंजर ऑफ फ्रैगमेंटेशन. अदरवाइज क्या होएगा, फ्रैगमेंट, सब सेपरेशन हो जाएगा, सब अपने अपने तरीके से काम टूटना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. जिसके लिए फिर कंपनी कमिटी बिठाती है, लियासन ऑफिसर्स बिठाती है, मतलब टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स आते हैं, ये सब काम करते हैं. बहुत नेचुरल चीज़ें होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में. फिर लास्ट में एडवोकेट कंट्रोल. हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन चाहिए. सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, कंट्रोल बनाकर रखता है. कंट्रोल रहेगा तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा. तो इसलिए एडेक्वेट कंट्रोल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन नीड्स एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम दैट विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज. नंबर 1, सबसे पहले वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा. फिर इट विल ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि कौन से बेंचमार्क आपको मीट करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने हैं, इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको काम करना है. And exercise control to ensure that the various operating units are working in desired direction. At the end, फिर ये सब करने के बाद it will exercise a control on this or all the units, सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा. तो जाकर जो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज होगा, तो जाकर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा. तो ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होंगे तो जाकर जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव साबित हो पाएगा. तो आपने देखा कि कैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। इन दोनों का बैलेंस अगर बना रहता है तो काम करना आसान हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है काम करता है, राइट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, टेक्निक है, फिलोसफी है मैनेजमेंट का, जिससे मैनेजमेंट जो है काम करवाता है एंड गोल्स अचीव करता है, राइट। सो आज हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हमने कवर कर लिया है। सारे के सारे हर एक जो है कॉन्सेप्ट को हमने टच किया है, उसको अच्छी से बारीकी से डिटेल किया है। आप देख रहे होंगे कि रिवीजन बैच होते हुए भी करण सर सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर चीज़ आपको समझाने का काम कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, एकदम क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स में, ताकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत ना पड़े, आप क्वेश्चन देखते साथ डायरेक्ट आंसर जो है आपको तुरंत ध्यान में आ जाए कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ये हमारा जो है कोशिश रहता है, ताकि आपका एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाए, राइट। आप लोग लेक्चर्स देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, डू टेक केयर।